काम करता है, एटलीस्ट आई हैव हैड दैट एक्सपीरियंस, आगे जो भी हो। सो प्रदीप जी, कमिंग बैक टू महाराष्ट्र, अगर हम लोग महाराष्ट्र पर वापस आए तो इस वक्त तो इट इज इन माय पर्सनल ओपिनियन अमित शाह वर्सेस शरद पवार, मुझको ऐसा लग रहा है। यस ऑफ कोर्स, अमित शाह जी ने यह तय कर लिया है कि वो एक एक चीज को माइक्रो मैनेज करेंगे, मुझको ऐसा लग रहा है। एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दैट्स राइट। and as we talked last time, Sharad Pawar is getting everybody standing behind and getting everybody together, joining forces to fight Amit Shah and the entire BJP. और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी शरद पवार जी के बारे में, वो ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे बाहर, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई आराम से रहिए, सब कुछ होगा। He was happy with 80-85. बोले 80-85 is the right for me and that's enough. तो अगर कोई 100 मांग रहा है तो he doesn't have a problem. He has no problem. He has no problem. Ultimately, his objective is to defeat the Mahayuti. आज भी उन्होंने कहा कि defeating the Mahayuti is the most important thing for me. सर, तो अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के गोपाल तिवारी जी और हमारे बड़े पुराने मित्र बीएन कुमार साहब, जर्नलिस्ट एंड द बेस्ट पीआर मैन दैट आई नो, एंड वेरी शॉर्टली आई थिंक वी विल बी जॉइंड बाय शैलेश पांडे जी, थोड़ी देर के बाद वो आएंगे हमारे साथ बीजेपी के, लेकिन फिलहाल गोपाल तिवारी जी हमारे साथ हैं और बीएन कुमार जी भी हमारे साथ हैं। गोपाल तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार बीएन कुमार साहब, नमस्कार। बीएन कुमार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? नमस्कार, आ रहा है ये? Yes. Thank you so much. Because I get very anxious when BN Kumar does not reply. You know, in terms of the network problem over there, कि भाई BN कुमार साहब को आवाज आई कि नहीं आई, या BN कुमार साहब गुस्सा हो गए, क्योंकि वो भी हो जाता है। नहीं। तो सबसे पहले तो आरकेबी से सर आपकी बहुत 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 कृपा है, आपका प्यार है, थैंक यू सो मच सर। गोपाल तिवारी जी, सबसे पहले आप गोपाल तिवारी जी, अभी जो जिस प्रकार अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, सब कुछ हुआ, और बहुत ही, और मैं आई एम वेरी सरप्राइज, मतलब बहुत ही प्यार से, प्यार मोहब्बत के साथ आपने एमवीए ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया सर। जहां पर एक्सपेक्टेशन ये थी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पार्टियां टूट जाएंगी, इधर से नाना पटोले कुछ कहेंगे, उधर से संजय राउत कुछ कहेंगे, उधर से सुप्रिया सुले जी कुछ कह देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। आपने तो मतलब आपने तो सारी एक्सपेक्टेशंस पे सर आपने पानी फेर दिया। ये क्या किया आपने सर? कोई सीरियल ही नहीं बना पा रहे हम लोग, बताइए सर। गोपाल जी बोलिए। कांग्रेस हैज अ रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो आजादी का भारत जो है वो कांग्रेस ने बनाया है, खड़ा किया है, और इस जिम्मेदारी के साथ हम पेश आ रहे हैं। हमें कोई एक सीएम हमारा बना नहीं बना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम राज्य का हित चाहते हैं और राज्य के जनता का हित चाहते हैं। वो राज्य महाराष्ट्र है। एक समय था जहां जब कहते थे, यशवंतराव जी चौहान थे तब हिमालय को सह्याद्री जाके मदद में गए थे, आपको याद होगा, ऐसे कहावत थी पहले। और छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फुले और लोकमान्य तिलक जैसे बड़े महापुरुषों का ये महाराष्ट्र है। और ये महाराष्ट्र की जो एक पहले की, हेलो, आप बी आर अम्बेडकर साहब को भूल गए? आवाज नहीं है ना सर। मैं उनका कंप्लीट थोड़ी किया मैंने। अंबेडकर जी है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, सब कुछ है सर। ऐसा संतों का महाराष्ट्र है, उसकी एक नींव है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा महत्व है देश में, और उसकी जो एक साख थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई अभी कुछ सालों में। और जो एक जमाना था, इंटरनेशनल रुचि शर्मा जो है, उन्होंने अमेरिका में बयान दिया था कि महाराष्ट्र 2 नंबर था, अब वो काफी दूर गया है, 8वें 10वें नंबर पे गया है। तो ये सब साख जो महाराष्ट्र की हम लाना चाहते हैं, और कई बार हमने महाराष्ट्र के ऊपर रूल किया है, कांग्रेस ने रूल किया है। शरद पवार जी आखिर महाराष्ट्र कहां से आ गए? कांग्रेस ने स्कोप दिया उनके लीडरशिप को, तो हम जानते हैं सर। तो आज के समय वी हैव टू शो द मैच्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वो ज्यादा हमारे लिए मायने रखता है, ना कि सत्ता। गोपाल तिवारी जी, फडणवीस जी का कहना है, फडणवीस जी, गोपाल तिवारी जी, फडणवीस जी का कहना है कि डिफीटिंग द कांग्रेस
is, हम लोग by defeating the Congress you save the constitution. संविधान तब बचता है जब कांग्रेस हारेगा। और फार्मर्स के लिए जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्थगित सरकार हमारा है, वो गति सरकार हमारा है, उद्धव ठाकरे जी और महाविकास आघाड़ी का स्थगित सरकार था। स्थगित सरकार था हर चीज को रोकना। फेसबुक लाइव वाले सरकार, ये आपला दार वाले सरकार है, आपले घर के द्वार में पहुंचने वाले सरकार है। फार्मर्स के लिए 44 लाख फार्मर्स के लिए 65,000 करोड़ का जीरो बिल कर दिया है सरकार, फडणवीस जी का कहना है। तो हाउ डू यू सी इफ द कांग्रेस लूजेस, ही सेज वी सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। गोपाल तिवारी जी। सर, ये फार्मर्स के बारे में ये जो भी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। जो बीमा फसल योजना है, अभी तक 46,000 हमारे राज्य से चले गए हैं और उसके बदले में हमें वो क्या मिला। पिछली बार भी मैंने ये जिक्र किया था, द रेट ऑफ फार्मर सुसाइड ये बढ़ते जा रहे हैं, वरना फार्मर सुसाइड क्यों होती थी? और उसके फर्टिलाइजर है, उसके बीज है, उसके किसानों का जो औजार है, उसके ऊपर आप जीएसटी लगाते हो। पर एकड़ अगर कोई क्रॉप निकालता है तो उसको कम से कम 30-40 हजार रुपया खर्चा आता है। 40 हजार खर्चे के ऊपर आप उसके तरफ से 12%, 18% जीएसटी से उसके पास से 20 कितना पैसा निकालते हो, उसके बदले में उसको 1000 रुपया महीने का देते हो, भीख देते हो क्या ये? और आपने जो वादे किए थे 2022 तक दुगना भाव देंगे, एमएसपी देंगे, वो कुछ कहाँ रहा नहीं ना। वो तो जुमलेबाजी थी उनकी तरफ से। और दूसरी बात यह है कि गति सरकार बैंकरप्सी की गति है महाराष्ट्र को, ये मैं मानता हूं ना। और स्थगिति है तो हमने करप्शन को स्थगिति दी थी, हमने इसलिए तो वो तिलमिले आ गए। और उन्होंने जो महाराष्ट्र के जनता के साथ घोर अपराध किया है, 40 लोग जो महाराष्ट्र के अजित पवार के साथ जो लोग गए हैं, उन्होंने 19 में इन गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दिया था। उनका मैंडेट देखो, हमारे 44 आए थे, राष्ट्रवादी के 54 आए थे। 54 में से 40-41 लोग अजित पवार के साथ उन्होंने उनको धोखा देने को लगाया है और वो परचेस किया है सर, खोके सरकार। ये तो मैंडेट कोई परचेस करने की चीज थोड़ी है। अगर आप कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं करती तो आप उठा के लेके जाएंगे क्या? ऐसी हो गई है बात। ये तो सरासर गलत है, इमोरल है। अभी तक वो जो भी सरकार गिराई है उसके बारे में कोर्ट में चर्चा चल रही है। अभी मतलब न्याय प्रविष्ट बात है, अभी तक कोर्ट भी उसके बारे में फैसला नहीं कर पाए, लेकिन दिखती बात है ये तो कोर्ट के मेहरबानी से ये चल रही है और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से ये चल रही, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर बिना बुलाए जाते हैं उनके घर पे, सुप्रीम कोर्ट जज के पास, गणपति के बहाने। आशीर्वाद वो गणेश जी का लेने नहीं जाते, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज का आशीर्वाद लेने जाते। तो क्या कर सकता है कोई? ऐसा ही ये सब तिवारी जी बिन बुलाए चले गए, क्या बात कर रहे हैं सर आप? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। चलिए शैलेश पांडे जी से पूछते हैं। शैलेश पांडे जी नहीं, वो कहाँ गया? देखो कहीं पे भी आया क्या? उन्होंने बुलाया था करके। चलिए और 70 साल में पहली बार हुआ है ये, और कुछ नहीं। सर पूछ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी और कई मामले हैं वो कोर्ट के आड़ से ये सरकार चला रही है। जहां तक ये इन्होंने कहा था कि भाई अगर इतना इनका रिस्पेक्ट करते हैं तो वो उन्होंने एक रूल दिया था, जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हो उसमें प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर और सुप्रीम कोर्ट जज अगर इनकी इतनी इज्जत करते हैं तो जस्टिस चंद्रचूड़ जी को वो इलेक्शन जो कमेटी है जो बनने वाली थी 3 लोगों की, उसमें से क्यों हटाया? करेक्ट। सो कैन वी आस्क विद योर परमिशन सर, कैन वी गो टू शैलेश पांडे सर? आई होप यू डोंट माइंड। शैलेश पांडे जी, सॉरी, शैलेश पांडे जी ऑफ द बीजेपी इज आल्सो विद अस, कैन वी गो टू हिम? आपने जो कुछ बोला आप उनको जवाब देने का मौका दीजिए ना सर। देखिए राजीव, बोलिए सर प्लीज। सबसे पहले स्वागत है आपका शो में शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बीएन कुमार साहब वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स गोपाल तिवारी जी आपके पुराने मित्र, वो भी आपके साथी हैं। जी बोलिए सर। शैलेश पांडे। राजीव जी, अभी गोपाल जी ने यह कहा कि
शादी जबरदस्ती उठा करके लेके गए, खोखे की सरकार की गई, ऐसी बात नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र की पूरी जनता ने देखा है कि जिस प्रकार से उद्धव साहब ठाकरे जी ने बेमेल बेमेल विचारों का समझौता किया और उसके बाद जी हिंदुत्ववादी विचारधारा के हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को तिलांजलि देकर कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर जब बेमेल विचारधारा की सरकार बनाई, तो उसके बाद शिवसेना के जो विधायक थे वो हिंदुत्ववादी विधायकों में एक रोष की भावना पैदा हुई कि ये तो कांग्रेस के साथ जाकर जो कि सेकुलरिज्म की बात, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं और हिंदुत्व को छोड़ रहे हैं, इसलिए वो उनका मन आहत हुआ। और मन आहत हुआ इस कारण 40-45 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में अलग जाते हैं और तब जाके ये सरकार बनती है। और दूसरी बात, उस वक्त के विधायकों के काम नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से वो भी परेशान थे। एक काम दूसरी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ने के कारण ये जो टूट हुई शिंदे शिवसेना बाद में बनी, बाद में वो शिवसेना बनी, तो ये हमेशा कांग्रेस को, एनडी अलायंस को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देखो, कोई भी धोखा से खरीद लो, कोई जबरदस्ती उठा के लेके चले जाओ, ये इक्के दुक्के लोगों के साथ किया जा सकता है। एक साथ 50-50 विधायकों को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई चीज। ये वैचारिक क्रांति है। गुवाहाटी से क्यों जाना पड़ा सर? सूरत गुवाहाटी के जरिए क्यों जाना? गोपाल जी आपके पास आते हैं। गोपाल जी सुनिए, रुकिए नहीं, बोलिए पांडे जी। मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं पांडे जी, बोलिए। इसलिए महाराष्ट्र की जनता आज एकनाथ शिंदे जी के साथ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व के विचारधारा और हिंदुत्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमिका है, हिंदू राष्ट्रवाद की भूमिका, उस राष्ट्रवाद की भूमिका के साथ है। और देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर लोगों को लगता है कि तात्कालिक विषय, स्वार्थ के विषय कुछ भी ये मायने रखते, लेकिन नहीं, ये मायने नहीं रखते। विचारधारा, मूल विचारधारा ये बहुत मायने रखती है। और यही कारण रहा कि जो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जो बंड हम कहेंगे, जो बगावत कहेंगे, जो गदर हम कहेंगे, वो गदर हुआ, वो बगावत हुई शिवसेना में। पांडे जी, कांग्रेस का आरोप है आप पर, कांग्रेस का आरोप है आप पर, पांडे जी, कांग्रेस का आरोप है अनएम्प्लॉयमेंट, 31 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है, नमो रोजगार महारोजगार मेला फेलियर है, उनका कहना है 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स आपने भरा नहीं, अब भी पोस्ट वेकेंट है, अग्निपथ के बात करते हैं 50,000 टीचर्स का वैकेंसी आपने भरा नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है पांडे जी। नहीं, ऐसी बात नहीं यार प्रदीप जी। अभी हाल फिलहाल में आपने एक सर्वे आया, वो देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई है IMF की, जिसमें महाराष्ट्र और हिंदुस्तान 1 नंबर पर गया है। दूसरा अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर महाराष्ट्र राज्य, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के विषय पर 3-4 नंबर पर था, आज वो हमारी एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, महायुति की सरकार हमारे आने के बाद, आज महाराष्ट्र फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 1 क्रमांक पर आ गया है। आज वो देश में पहले नंबर पर आ गया है। तो हमने तो, चाहे वो उद्योग का विषय हो, चाहे व्यवसाय का विषय हो, चाहे नौकरी का विषय हो, चाहे वो रोजगार का विषय हो, इवन स्वयं रोजगार का विषय हो, उसमें हम महाराष्ट्र को आगे लेकर जा रहे हैं। अभी वार्ड 1 बंदरगाह में जो 17,600 करोड़ का नया प्रोजेक्ट हम लाए, उसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। वहां 1 लाख नए रोजगारों का सृजन होने वाला है। अमरावती वस्त्र उद्योग पार्क से वहां 1 लाख नए रोजगार का सृजन हो रहा है। मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, चाहे अटल सेतु का हो, चाहे कोस्टल रोड का हो,
चाहे मेट्रो का जाल बिछाना हो, चाहे जल वाहतुक हो। आज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज बड़े बड़े, इनसे भी जो नए रोजगार का सृजन हो रहा है, जिन जिन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां पे नए होटल्स बन रहे हैं, नए व्यवसाय खुल रहे हैं, नए उद्योग लग रहे हैं, और जहां भी उद्योग व्यवसाय लगते हैं वहां पे रोजगार का सृजन होता है, और रोजगार का सृजन हुआ है। दूसरी बात, हम विशेष तौर से पर्यटन के क्षेत्र में भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो जहां जहां भी हमने आध्यात्मिक, धार्मिक जो हमारे स्थल हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी जी। महाराज के किले हो, चाहे वो पंढरपुर में हमारा आध्यात्मिक धार्मिक विठल रखुमाई का मंदिर है, चाहे हमारे ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर हो, भीमाशंकर हो, यहाँ पर भी हमारी सरकार ने 500 करोड़ से ज्यादा फंड अलग अलग माध्यम से देकर उनका पुनरुत्थान, उनका सौंदर्यीकरण करने का काम किया। और इसके माध्यम से जो समृद्धि महामार्ग बना है और पर्यटन के नए नए हमने उपक्रम चालू किए हैं, तो वहां पर Right, भी so- नए so- नए so, रोजगार which is का fine. सृजन हुआ शैलेश है। पांडे जी, इसके लिए आप let's चाहिए तो get- जो जी। प्रोविडेंट फंड की जो एजेंसी है, उन्होंने भी ये बात बताई, तो शैलेश उनसे पांडे भी जी, ये let's साबित get, होता है BN कुमार साहब। कि वो शैलेश आने पांडे वाले जी, please, लोगों की please, संख्या please, में please, बढ़ोतरी please, हुई है। तो हर तरह से शैलेश पांडे व्यवसाय, जी। उद्योग, रोजगार की निर्मित शैलेश पांडे जी, हमारी महायुति की सरकार क्या ने मैं किया है। बीएन कुमार जी के पास जा सकता हूं? इतनी देर से उन्होंने कुछ नहीं बोला है। बीएन के जो अभी अभी जी। शैलेश पांडे जी ने बोला भारतीय जनता पार्टी के, और उसके पहले गोपाल तिवारी जी ने बोला। अब अगर शैलेश पांडे जी की बातें सुने, वो आईएमएफ को कोट कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को कोट कर रहे हैं, और बाकी अन्य इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो हैं उनको कोट कर रहे हैं, और गोपाल तिवारी जी बोल रहे हैं कि भाई ये जमीनी हकीकत ये है। तो वेयर डू यू स्टैंड? यू सीन इट। क्या एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो असल में कोई सॉल्व कर रहा है? खत्म तो हो ही नहीं सकती। क्या वो सॉल्व की जा रही है? और जैसा अभी अभी शैलेश पांडे जी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जो किले हैं उनका भी सौंदर्यकरण किया जा रहा है। अब वो कहां से किया जा रहा है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग दिस अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो फार दैट प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन पास्ड एज येट, एज फार एज आई नो। बट बीएनके, आई वुड लाइक टू हियर योर एनालिसिस। आपका विश्लेषण क्या है? राजीव जी, एक 10 सेकंड देंगे, उसके बाद ये करेंगे तो ठीक रहेगा। ओनली 10 सेकंड। सर बोलिए 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 गोपाल जी बोलिए। सर, मैंने इनको कहा था कि अगर ये सब बातें सही है, हिंदुत्व का उनका सपना है और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे नहीं, और बातों में तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के अगर इनके गठबंधन मैं एक्सेप्ट करता हूं, चलो, उसके बाद अजित पवार जी के साथ 40-41 विधायक लेने की, जिनको 2019 Right. के इलेक्शन में इनके खिलाफ मैंडेट दिया था, उनको, वो विधायकों को बगावत करने के लिए बाध्य किया है, जिन्होंने 2014 से 19 का मोदी राज सरकार का जो भी काम देखा है उसके खिलाफ वोट दिया था। तो वो क्यों लिए ये बताए नहीं इन्होंने। सो वील कम बैक टू शैलेश पांडे जी विद दैट। एनसीपी के 40 विधायक ओके, क्यों लिए ओके, साथ गोपाल में? तिवारी जी, आपका सवाल आ गया। इसका मतलब सर, आपका सवाल आ गया ना। अपोजिशन खत्म करना चाहते हैं जी, ये। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। आई एग्री विद यू। अब आप बताएं बीएन के साहब आपका विश्लेषण जी जो, जी और जो गोपाल तिवारी जी ने employment- अभी अभी बोला उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि आप बात करें। सर, उन्होंने अभी अभी कहा है कि मानते हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ हो गए उद्धव ठाकरे, इसलिए शिवसेना टूट गई, लेकिन एनसीपी में कौन सा हिंदुत्व था, ये बताएं सर। बीएन कुमार साहब बोलिए। नहीं, ये रिलीजियस चीजों के ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन मेन मुद्दे जो है, बिकॉज रिलीजन इज नॉट गोइंग टू गिव यू ब्रेड एंड बटर। Yes. मेन इश्यू अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बरकरार है। इट इज वेरी सीरियस इश्यू। लोग कोट करते हैं आईएमएफ का, इसका उसका, वर्ल्ड बैंक का, अमुक अमुक स्टैटिस्टिक्स का। ये जो वर्ल्ड बैंक की स्टैटिस्टिक्स, आईएमएफ स्टैटिस्टिक्स जो है, दे आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। ऐसे नहीं कि वर्ल्ड बैंक हो गया, WHO हो गया, वो इंडिपेंडेंट स्टडी करके अपना रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी करके कल नहीं परसों, 2 दिन पहले इनका रिपोर्ट आया था। उसके बाद में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आरबीआई स्टिल वरीड अबाउट इन्फ्लेशन, आरबीआई स्टिल वरीड अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, अभी वो सीरियस इशू है। और स्किल लेबर के बारे में कहा जाए, बिकॉज आज के तारीख में आपको एम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉय करना है,
वो ओल्ड सिस्टम ऑफ admitting people in groups and in herds, that system has gone. Today you require skill development के मामले में we are very low. We are not in fact 1 out of every 2 graduates coming out of the colleges and universities are unemployable today. यानी कि 50% लोग जो अभी फ्रेश मार्केट में आ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी. तो अनलेस यू डू फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट जो है दैट कम्स टू बेसिकली द लेबर क्लास, दैट इज वेरी टेम्पोररी. कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होता है उनका होता है, और सप्लायर्स का फायदा होता है, दैट इज ऑल्सो टेम्पोररी. अभी समझो अटल सेतु बन गया, बाद में क्या है नवी मुंबई में और मुंबई साइड में, बाकी जो मेट्रो आ रहा है उसका लेवल अलग है, उसका कॉम्पिटेंसी अलग है, उसका the kind of employment that these kind of projects offers different. मेन जो है स्किल्ड लेबर उसकी अभाव है और अपने पास स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज भी है, और at the same time there is a tremendous demand for them. We need to focus on that. The political parties, the governments, the planners need to focus. For example, राजीव, आज की तारीख में जो जितने भी IAS ऑफिसर बन गए हैं वो बन गए, they are in 50s and their 60s. लेकिन अभी आने वाले बाकी लोग जो है उनका कैलिबर क्या है? Do they have the vision for the country? Do they have vision for the nation? Do they have the state, vision for the city? बीएन कुमार जी, आपने 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी के सरकार एज ए सीएम देखा, आपने 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी महायुति का देखा. देव फडणवीस जी का कहना है कि वो स्थगति सरकार था, ये प्रगति सरकार, गति देने वाले सरकार है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपने देखा, समृद्ध जीवन, शक्तिपीठ हाईवे, 76,000 करोड़ वाधवन पोर्ट जो डिस्क्राइब करते हैं, 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, 7 मेजर इंडस्ट्रीज, 80,000 करोड़ स्टेट के अंदर नया सेटल हो गया है. 7,000 करोड़ का हुंडई प्लांट जस्ट 4 दिन पहले पुणे में लगा. तो दोनों सरकार किस प्रकार से, इज फडणवीस राइट कि फेसबुक लाइव वाला सरकार था, ये गति वाला सरकार है? हाउ डू यू सी दोनों सरकार? ये जो कहते हैं ना इतने हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये आ रहा है इससे पहले भी बीजेपी हैज बीन सेइंग वी हैव बीन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. वो जो इन्वेस्टमेंट पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आया क्या? उसका कुछ दोस प्रोजेक्ट्स हैव दे रियली टेकन ऑफ? उसका रिजल्ट क्या है? अगर उसका उस प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर एम्प्लॉयमेंट हुआ है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है? ये जो फिगर जो है ये तो हर सरकार हर इलेक्शन के टाइम पे हजारों करोड़ रुपए की फिगर्स तो मार्केट में होती रहती है. लेकिन आज की तारीख में वो इन्वेस्टमेंट जितना प्रॉमिस किया गया, जितना मतलब इट वाज देयर इन द एयर, सो मेनी पैकेजेस वर अनाउंस, कहां पर गए सारे? इनका एक्चुअली वो रेट कार्ड दे, वो प्रोग्रेस कार्ड बता के रिपोर्ट कार्ड लोग आगे आना चाहिए. फार्मर्स इश्यू, इतने प्रोजेक्ट करेंगे, उतने प्रोजेक्ट कर दिया, वो हो गया. आप ये बताओ मुझे पिछले 2.5 साल में कितने चेक डैम्स किया, कितना पानी आपने रोक पाया, कितने जगह पर इरिगेशन पहुंच पाया, कितने फार्मर्स की आत्महत्या हो ही रही है, वो तो रोक नहीं पा रहे हैं. बीएन के साहब जी, वन स्मॉल थिंग, आपने जो इन्वेस्टमेंट की बात करी ना, हाल ही में एकनाथ शिंदे साहब डेवॉस गए थे फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग. अभी तक वहां का जो बिल है incurred by the chief minister has not been paid. अभी तक वो पेमेंट नहीं मिली है. yes. वो चुका नहीं पाए जी. तो Correct. what investment? What are we talking about? I mean it's a Correct. So, एक तो खुद का होटल बिल नहीं दे पाए और वहां से इन्वेस्टमेंट क्या लाया? अब वो लाने के लिए वहां पर जाने की जरूरत क्या थी? Yes. लाना है आपको तो विद इन इंडिया ही लाना है ना, यही तो लाना है इन्वेस्टमेंट. यहीं से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करके, आपके 190 देशों में हमारे प्रतिनिधि है, हमारे एम्बेसडर्स है, अपने बैंक्स है, और बड़े बड़े जो विकसित देश है जैसे कि यूएई हो गया, गल्फ हो गया, अपना अमेरिका और यूरोप हो गया, वहां पर भी बहुत सारे चीजें हैं. इन लोगों को मोबिलाइज करके अपना लोकल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हो. दावोस में जाके 2-4 इंटरव्यू देके, टीवी चैनल्स को अपना बाइट्स देके वहां से कुछ होने वाला नहीं है. वो छोड़िए, अब तक जितने भी स्टेट्स, महाराष्ट्र को छोड़िए, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, जितने भी स्टेट दावोस गए हैं, दावोस से जो इन्वेस्टमेंट आया है उसका कितना फल मिला है. और हर साल वी हैव दिस मैग्नेटिक महाराष्ट्र, आपको ये तो हुआ नहीं है यहाँ पर इस राष्ट्र में. इस चीज के इस टाइप के प्रोजेक्ट जो करते हैं, मैग्नेटिक महाराष्ट्र हो गया, स्वर्णिम गुजरात हो गया, इसमें जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉमिस होते हैं, एमओयू वगैरह साइन करते हैं, उनमें से कितने कार्यान्वित हुए उसका तो कोई रिकॉर्ड बात नहीं करता है.
जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आई फाइल्ड एन आरटीआई पिटिशन एप्लीकेशन विद गुजरात गवर्नमेंट टू नो कि अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉमिस किया गया है, कितने एमओयू साइन हुए पिछले 10 साल में, ज्यादा नहीं, और उसका कितना कार्यान्वित हुआ, आगे कितना पेंडिंग है, रिप्लाई नहीं आया, 6 महीना हो गया, मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। जी राइट, लेट्स गो टू शैलेश पांडे तो जी। इट शैलेश पांडे जी, इज एक जुमला है, ये करोड़ों रुपए की बातें करते हैं। अभी आपने देखा होगा राजीव, महाराष्ट्र की तो एक बात अलग है, बिहार में 6 months before the elections, you just recall the kind of packages that were announced. Even before the Lok Sabha poll, 3-4 months before the Lok Sabha polls were held, almost every state got package after packages. कहाँ गए सारे? इनका पैसे कहाँ से आते हैं? इनका is there any budgetary allocation for this? इलेक्शन कमीशन ने खुद ने कहा था, इस टाइप की जो प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट्स होती हैं उसको सोच समझ के करनी चाहिए। पीपल शुड बी, पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इसके रिसोर्स हम कहाँ से लाते हैं। आप पब्लिक को इस तरह से गुमराह नहीं कर सकते। गुमराह तो कर ही रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन एक्ट नहीं कर रहे इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन को ध्यान देने की जरूरत है। शैलेश पांडे जी, one second. The fact remains, forget about Davos for a minute. शैलेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। Fact is, on the ground, क्या हो रहा है सर? हमारी पॉपुलेशन जो है इस कदर बढ़ रही है कि आज आप कुछ भी कर दें। शैलेश पांडे जी, मैं एक बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से प्रेरित मैं बात नहीं कर रहा हूं। आज आप सत्ता में हैं, कल कोई और आ जाएगा, उसके बाद कोई और आएगा, कोई भी हो, जब तक हम लोग अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ पर जब तक आप अंकुश नहीं लगाएंगे सर, आप कुछ भी कर लीजिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं होने वाले। मैं कहता हूं आप 2 करोड़ जॉब्स आज दे दीजिए और फिल कर लीजिए 2 करोड़, 4 करोड़ और लोग खड़े होंगे उन नौकरियों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, भले कांग्रेस हो, भले आप हो, सारी पार्टीज को इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचना है सर, कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, और 2, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर। अब आप बोले सर, शैलेश पांडे जी बोलिए प्लीज। जी राजू जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर या प्रवक्ता के रूप में जब काम करते हैं, तो उसके साथ साथ हम एक देशभक्त नागरिक भी है। जी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारा तो नारा ही है कि राष्ट्र प्रथम, फिर पार्टी और फिर उसके बाद व्यक्ति। तो हम राष्ट्रवाद की विचारधारा पर काम करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर चलने वाले हम लोग, आज देश ही सर्वोपरि है हमारे लिए। तो देश के लिए जो बातें होती है वो सर्वोपरि है, और उस पर उचित समय पर उचित निर्णय लेना, कठोर निर्णय भी लेना पड़े तो लेने की जरूरत होनी ही चाहिए। और इसके लिए मैंने पहले भी इसके पहले कहा हूं कि एक सच्चे लोकतंत्र देश में चलाने के लिए जितना जवाबदारी सत्ताधारी पक्ष का होता है, उतनी ही जवाबदारी विरोधी पक्ष का भी होता है। सत्तापक्ष विरोधी पक्ष के लोगों को मिलकर ये जो कठोर निर्णय लेने होते हैं वो करना चाहिए। आज जनसंख्या विस्फोट ये सही मायने में हिंदुस्तान का एक प्रमुख समस्या है, लेकिन मैं ये कहता हूं, आज चलिए हम भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर हम लाने की बात कहते हैं, तो यही एनडीए अलायंस के लोग तुरंत उठ खड़े हो जाएंगे और ये फिर एक तथाकथित समाज के तुष्टीकरण की बात करने लगेंगे कि नहीं, ये तो धर्म के अनुसार ऐसा नहीं है, धर्म में ऐसा है, ये तो इस तरह का वहां कहा गया है, यहाँ कहा गया है। बहुत सारी चीजें हम सभी को पता है, हम सभी को पता होते हुए कि हम उस बिंदु पर उंगली नहीं रखते, डरते हैं। क्यों डरते हैं? और मैं ये बेबाकी से कहता हूं कि देश के लिए, देश हित के लिए कितना से भी कठोर निर्णय हो, वो पक्ष विपक्ष को मिलकर उठाना चाहिए। पांडे जी, आज हमने ऐसे अनेक निर्णय लिए, आज चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन का विषय रहा हो, पांडे जी, वाधवन देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हम 20 साल आगे गए बाकी स्टेट से। देवेंद्र फडणवीस जी ऐलान कर दिया, वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट के बाद हम 20 इयर्स बाकी स्टेट से आगे हैं, और अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से आरआरपी सेमीकंडक्टर इस देश में, महाराष्ट्र में JNW ग्रीन मोबिलिटी आए, अवांडा इलेक्ट्रो आया, परनॉट रिकॉर्ड
अलग अलग 80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी और अलग अलग आए। हुंडई के प्लांट हम लोग जो कह रहे पुणे में यही हफ्ते में लगे। फिर भी आप पे आरोप है कि आप अडानी के एजेंट हो, आप सिर्फ अडानी को सपोर्ट करते हो। क्या ये सब अडानी के प्रोजेक्ट्स है पांडे जी? देखिए प्रदीप जी, जब जब चुनाव आता है तो एनडीए अलायंस और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अनर्गल प्रलाप और अनर्गल आरोप लगाने के अलावा इनके पास और कोई काम रहता नहीं है। महाराष्ट्र के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बात कही वह एकदम सही कही है। आप बताइए मुझे, हमारा देश और महाराष्ट्र भी सेमीकंडक्टर का विषय हो, चिप्स का विषय हो, इन विषयों में अभी भी हम चाइना और ताइवान पर आश्रित हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसी नीति निर्धारण किया जिसके कारण अब महाराष्ट्र में और देश के अन्य भागों में भी सेमीकंडक्टर्स के इंडस्ट्रियां लग रही है, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। हमारी जो आईटी इंडस्ट्रीज है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में जो चीजें सेमीकंडक्टर और चिप्स की और आईटी इंडस्ट्री की हम इंपोर्ट करते थे, अब हम उसके प्रोड्यूसर बनेंगे और प्रोड्यूसर बनने के साथ हम एक्सपोर्टर भी बनेंगे और जिसके कारण हमारी जो निधि है, निधि संकलन में बढ़ोतरी होगी। और ये बढ़ोतरी ही महाराष्ट्र के उद्धार के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के उन्नति के लिए ये बहुत जरूरी है और उसको आगे ले जाएगी। और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। देखिए आज वाडवंड बंदरगाह का जो विषय है, आज वहां पर जो 1 लाख नए रोजगार सृजन होने वाले हैं, जो वहां पे बिजनेस व्यापार बढ़ने वाले हैं, तो वाडवंड डहाणू जिले का विषय नहीं है, वो सिर्फ महाराष्ट्र का भी विषय नहीं है। आपको बताना चाहूंगा जी कि पूरे मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश का जो असर है व्यापार पर, उद्योग पर, बंदरगाहों पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, अन्य देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध का असर वाडवंड बंदरगाह से पड़ेगा और वो एक तरह का विश्व स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, विश्व स्तरीय इफेक्ट हमारे देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए वो पैदा करेगा। और जिसमें इसमें सबसे ज्यादा अगर हित किसी का होगा वो महाराष्ट्र का हित होगा, डहाणू का हित होगा। तो महाराष्ट्र इससे पहले से ही हम आगे हैं। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम आगे हैं। आज हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं देश को। और पांडे जी इसके बाद जो नए प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र जी कभी सुन देश को 2047 में मेरी बात तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल अदा करेगा महाराष्ट्र। शैलेश पांडे जी, जो कुछ अभी तक आपने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी को उस बात से आपत्ति हो सकती है। आप देश हित की बात कर रहे हैं, जो अभी भी आपने बातें कही वो देश हित की बात है। लेकिन जहां तक पॉपुलेशन कंट्रोल का सवाल है, मुझे अब तक याद है हम तो बहुत छोटे हुआ करते थे, बच्चे थे हम तो, उस वक्त भी कांग्रेस सरकार ने ये पूरी फैमिली प्लानिंग की कैंपेन शुरू की थी, हम दो हमारे दो। उसका श्रेय तो कांग्रेस को जाता है यार। ये तो नहीं कह सकते कि आप कि कांग्रेस ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। गोपाल तिवारी जी बोलिए सर। नहीं, मैं ये 10 सेकंड सर राजीव जी 10 सेकंड सर प्लीज। नहीं, आपने जो कहा कि कांग्रेस को इसका क्रेडिट जाता है, ठीक है, लेकिन मुझे बताइए आज जब नरेंद्र मोदी जी ने कोई कठोर कानून देश हित के लिए लाया तो उस पर कांग्रेस और किस तरह से सर अभी सिचुएशन चेंज हो गई है ना, आपने वो भी देखा। सर आप ही से सीखा उन्होंने। सर यूनिफाइड सिविल कोड का विषय रहा। सर जब सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी कानून भी हम लाए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आप ला ही रहे हैं। देश के हित में ये रास्ता रोको आंदोलन, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आप ला ही रहे हैं ना सर। दिल्ली में वो एक सेकंड, लेट्स गेट गोपाल तिवारी जी। सर आप पूरे 8 मिनट बोले सर, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज शैलेश पांडे जी प्लीज सर, आप पूरे अब 9 मिनट हो गए सर। अब आप 9 मिनट से लगातार बोले जा रहे हैं, किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। गोपाल तिवारी जी अब आप बताएं सर प्लीज। गोपाल तिवारी जी प्लीज। हाँ सर बोलिए सर। ये जो वाडवंड बंदर का जो ढोल पीट रहा है जी, मैं इनको विनम्रता से कह रहा हूँ, वो बंदरगाह नहीं है, पोर्ट बनना है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो पोर्ट पे क्या होगा सर? देखो इंटरनेशनली अगर हम देखे जाए तो पश्चिम तट पर सिलोन कोलंबो के बाद यही एक बड़ा पोर्ट बनेगा। वहां पे मैक्सिमम
कंटेनर शिफ्टिंग होगा जी। कंटेनर शिफ्टिंग होगा और कंटेनर में क्या है हम देख नहीं सकते। हमारे महाराष्ट्र में जो उसका सबसे बड़ा एक सवाल है, इट इज नियरर टू गुजरात देन महाराष्ट्र। पालघर के आगे ये बन रहा है, वो गुजरात से नजदीक है। और हमारे महाराष्ट्र के लोग, हमारा जेएनपीटी जो बंबई में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वो छोड़ के वहां क्यों जाएंगे? एक बार उसका जो सेफ्टी कवरेज क्या है, उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है? अगर कोई उसमें कंटेनर में कुछ अंदर क्या है ये पता नहीं चलेगा। अगर कोई 10 हम उस पर कोई कार्रवाई करता है तो उसका नेवल बेस क्या है? नेवल बेस तो हमारा बंबई जो इंदिरा डॉक है वगैरह वगैरह, वहीं पे जो ये है जेएनपीटी का, वहां पे नेवल बेस क्या है? जो 5 के 5 जो कमर्शियल पोर्ट है गुजरात में, वहां से तो मुंद्रा जैसे पोर्ट से तो बड़ा ड्रग बड़े पैमाने में आ रहा है। क्या हुआ आज तक? वो ड्रग खत्म करने के बारे में आपने कहीं कुछ बोला, या कोई फिल्म बताई, या कोई गूगल पे डाला, या कोई वेबसाइट पे डाला कि इतना ड्रग हमने खत्म किया? क्या बात कर रहे हैं आप? और रिस्क हमारे लिए, महाराष्ट्र के लिए, कमाई गुजरात की, वारेवा वाडवान पोर्ट, क्या बात कर रहे हैं? और वो नजीक नियरर टू वो कमर्शियल। इसके बाद भी आज तक सब पोर्ट इन्होंने अडानी को दे दिए। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा गवर्नमेंट का लगेगा और आमदनी होगी अडानी की, ये सीधी बात है। और ये क्या बात करके वाडवान पोर्ट का क्या ढोल बजा रही है? रिस्क फैक्टर, मोस्ट रिस्क जोखिम हमारी है सर। मोस्ट क्या है वहां पे सेफ्टी कवरेज बताइए आप वाडवान के लिए। ऐसे मतलब ऐसे गुमराह करने वाले बात मत बताइए। अगर ये सब कुछ कहते हैं राष्ट्र प्रथम सर्वतोपरि, और तो फिर उचित समय पे कौन से निर्णय लिए? 10 साल आपने तो पब्लिक जो प्रॉपर्टी थी, राष्ट्रीय संपत्ति थी, वो तो लूटने दिया। कौन से किस पे कार्रवाई की? 16 लाख हजार करोड़ लोग लेके भाग गए, आपने कुछ पकड़ा नहीं। ना विजय मल्ल्या को पकड़ा, ना मेहुल चोकसी को पकड़ा, गोपाल जी, $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस जी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र को बनाने का सपने, विकसित भारत को इंट्यून करके आईएमएफ ने कहा कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आईएमएफ ने कहा। मोदी जी कह रहा है कि महाराष्ट्र का ग्रोथ ओनली महायुति कर सकता है। महायुति। और ये जो हम लोग 10 कंपनी अभी 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो आए गोपाल जी, उसमें अडानी तो है ही नहीं, अडानी तो है ही नहीं। तो क्या आरोप लगा रहे आप? अब वो 12 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ एनपीए हो गया, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ पालघर या दारू या महाराष्ट्र के लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए एक नया एक व्यापार उद्योग के क्षेत्र में क्रांति पैदा करेगा ये वाडवाड बंदरगाह। इसके लिए आप और यहीं पे हैं, राजीव जी, प्रदीप जी यहीं पे हैं। हम लोग समय समय पर वाडवाड बंदरगाह के ऊपर डिबेट करते रहेंगे। सर वाडवान बंदरगाह बनेगा भी या नहीं बनेगा? सर वाडवान बंदरगाह बनेगा भी या नहीं बनेगा? क्योंकि वहां पर पर्यावरण को लेकर के बहुत जबरदस्त विरोध है सर। लोकल लोगों का बहुत जबरदस्त विरोध है बीएन के साथ। मैं आपके पास आ रहा हूं। द वाडवान पोर्ट ऑन पालघर is going to have a huge impact on the entire west coast. वाडवान का रिस्क फैक्टर कवरेज कैसे होगा? मैं कार्यक्रम में हूं। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शैलेश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव, थैंक यू। बीएन के साथ जी, बीएन के साथ पूरा जो वेस्टर्न कोस्ट है सर, देयर इज एन एनवायरमेंटल स्टडी व्हिच सेज दैट दैट्स गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड इफ दिस huge port comes into being. It's going to be this is going to be major. That's what you have been fighting against. सारी उम्र तो आप इन सब चीजों के खिलाफ लड़ते रहे। तो बीएन के कुमार साहब, आपको क्या लगता है ये वाडवान पोर्ट जो है ये किसके फायदे के लिए हो रहा है? बताइए सर। वो तो वेरी क्लियर है किसके फायदे के लिए हो रहा है। लेकिन पोर्ट का ये पोर्ट को लेकर काफी सारे एनवायरमेंटल इश्यूज है। दीज कंसर्न्स हैव नॉट बीन एड्रेस्ड। वो जो एनवायरमेंट इंपैक्ट की जो स्टडी आई थी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और प्लस लोकल लोगों का जो अपोजिशन है, लोकल लोगों का जो अपोजिशन है जी, सॉरी, लोकल लोगों का जो अपोजिशन है उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण जैसे तिवारी साहब ने बताया, जेएनपीटी पोर्ट बन के इतने साल हो गए, अभी तक वहां पर जो लोग वहां से डिस्प्लेस हो गए उनको अभी तक परमानेंट जगह दी नहीं दे दी गई। अभी भी उन लोग क्या नाम है आपका
ट्रांजिट कैंप्स में रह रहे हैं अभी तक अभी भी, करेक्ट। अभी तक ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। और दूसरी बात, कल नहीं परसों एक IRD करके एक NGO है मुंबई बेस्ड, उनका एक रिपोर्ट आया था ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द राइजिंग सी लेवल्स। अभी तक जो है जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं अबाउट द राइजिंग सी लेवल, दे आर टॉकिंग अबाउट द बिग सिटीज लाइक मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई एटसेट्रा। लेकिन और भी तो कोस्टल एरिया में और भी तो जगह है ना, स्मॉलर प्लेस लाइक पालघर हो गया, आपके गुजरात में शायद काफी सारे पोर्ट्स है, और आपके रत्नागिरी है, आपके मुंबई वेस्ट कोस्ट में गोवा है, मैंगलोर है, डाउन द लाइन और सारे पोर्ट्स है और सारी कोस्टल सिटीज है। इनके ऊपर क्या प्रभाव होगा? इनके ऊपर भी काफी बड़ा प्रभाव होगा। एक तो सिटीज का ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और सिटीज डूबेंगे लोगों का फार्म्स विल बी अफेक्टेड। ये सब सारी चीजों को लेकर अभी लोग ध्यान में रख के आगे चीज की चीज प्लान करनी चाहिए। वो सब छोड़ के मोर एंड मोर वी आर बिल्डिंग दिस कोस्टल प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले इनकी जरूरत है कि इतने सारे पोर्ट तो है, उनको एक्सपेंड करो, एक्सपेंशन चल ही रहा है, उनके ऊपर ध्यान दो। JNPT has reached its peak. It's likely to be abandoned. JNPT is likely to be abandoned, sir. You know that quite well. Sir, Likely पूरा to be abandoned dredging why? के Because बावजूद वहाँ- those sea lanes are not functioning anymore. Correct. बोलिए और- वीरेंद्र साहब, बोलिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज है राजीव जी, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हैदराबाद से हमारे दोस्त ने जी। भेजा हुआ है। देयर इज गोइंग टू बी इंडियन प्लम्बर्स एसोसिएशन मीटिंग देयर। उन्होंने एक वार्निंग दिया, आने वाले 6 वर्षों में आधे से ज्यादा इंडियंस को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला, करेक्ट। 700 अभी 1400 क्यूबिक बिलियन लीटर की डिमांड रहेगी, विल बी एबल टू सप्लाई ओनली 744। तो यानी कि 50% ऑफ द पीपल, द वे इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोग्रेसिंग, द वे रियल एस्टेट इज प्रोग्रेसिंग, हमारे जैसे नई मुंबई एरिया में सिचुएशन गोइंग टू बी सो वर्स। This is where the politicians have need to worry about today. But BN They should Kumar be ji, planning. coming back to Vadhavan, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है 76,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट वाले Vadhavan पोर्ट is going to directly, indirectly give over one cyclic 1 crore employment over the past 10 years, next 10 years. And he says this is going to pull Maharashtra economically 20 years ahead than the other states of India. अगर इतना गेन हो रहा है, 20 साल अगर महाराष्ट्र इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो रहा है बाकी स्टेट्स के तुलना में, 20 इयर्स का जंप लेने वाले हैं, तो कोई ना कोई छोटे मोटे जो एडजस्टमेंट करना है वो करके डेवलपमेंट की और महाराष्ट्र को बढ़ना चाहिए। व्हाई यू ट्राइंग टू स्टॉप महाराष्ट्र's इकोनॉमिक ग्रोथ? Nobody, no, Pradeep, nobody going to stop the economic growth of any state. It's not going to stop also. कुछ भी आप कर दे, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर सरकार चल रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन चलो तो सही, पहले आप वो पटरी पे चलो ना, ये पटरी पे चलनी चाहिए। आपको आके 11 साल हो गए इस सरकार को, अभी तक तो एक्सेप्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग द पास्ट गवर्नमेंट हमने किया क्या है? और ये गाजर दिखा रहे हो विकसित भारत, अभी तक अमृत काल चला गया, अब विकसित भारत की गाजर दिखा रहे हो। आने वाले 10 साल में इतना होगा, आने वाले 20 साल में इतना होगा। 10 साल में अगर 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की आप प्रॉमिस कर रहे हो, आपके पास 3 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे जॉब्स के लिए, जैसे राजीव जी ने कहा, द वे एम्प्लॉयमेंट द पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग। ये सब चीजों के ऊपर भी खास करके ध्यान देने की जरूरत है। आज आप देखिए पोल्यूशन के ऊपर इतना सारे चर्चा चल रहा है, एवरीबॉडी इज राइटिंग अबाउट इट। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज सो लो, so much of dust, so much of pollution in the air, व्हीकल की संख्या बढ़ रही है, So कंस्ट्रक्शन why don't politicians talk about it? We'll go to Yeah. Gopal Tiwari ji in just a minute. इनफैक्ट हमने बताया कि even क्या नाम है, एनवायरनमेंट इज आल्सो शुड बी पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टो। That's right. उसमें बताया क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। इनफैक्ट मैं तो पूछूंगा, अगर कल को कोई मेरा बीजेपी या एनसीपी या कांग्रेस वाला कैंडिडेट मेरे घर पे आएगा वोट मांगने के लिए, मैं सवाल जरूर करूंगा कि पर्यावरण के लिए आप क्या करने वाले हो। राजीव जी, गोपाल तिवारी जी, वाडवन पोर्ट जो है सर पेपर पे बहुत अच्छा लगता है, जबरदस्त है, लेकिन जैसा बाय द वे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कहा है, एमएनएस ने कहा है सर, ये राज ठाकरे जी ने खुद कहा है कि जब भी कोई फॉर एग्जांपल आपको ऑयल रिफाइनरी बनानी है, आपको कुंकनी दिखता है, आपको वाडवन पोर्ट बनाना है, आपको कुंकनी दिखता है। कोंकण जो है इट इज अ प्रिस्टीन कोस्ट लाइन, अभी तक इट इज एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव कोस्ट लाइन। वही क्यों दिख रहा है आपको? आप गुजरात में बनाइए ना, जामनगर वहां पे पहले से ही है, आप वहां बना लीजिए।
आपको ये कोस्ट लाइन आपको डिस्ट्रॉय क्यों करनी है सर? इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर, लेट मी टेल यू दिस ह्यूज कंटेनर बिल्कुल सही है। हालत खराब होने वाली है सर सबकी। गोपाल तिवारी जी बोलिए सर। आपके जरिए मैं मनसे के राज ठाकरे जी को एक यहाँ से अपील करता हूँ, वो आपकी जो उन्होंने इसके बारे में जो भूमिका थी उसके बारे में अभी ये चुनाव में फर्म रहे वो, ताकि वो बेटे के जीत के लिए अपने उसूलों से जो अपने कमिटमेंट थे अभी पॉलिटिकल लीडर करके आपने जो बताया था उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें तो ठीक रहेगा, महाराष्ट्र के हित में रहेगा। ये सब बातें हैं सर। आपने अभी जो कुमार जी ने कहा था ये बिल्कुल एनवायरमेंटल बहुत से ऑब्जेक्शन है, काफी कुछ है, और मैं सबसे बड़ी बात तो रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है सर। उसको बेस है ओनली नेवल बेस तो बॉम्बे का है, वहां से कहा जो भी 5 के 5 जो पोर्ट है बंदरगाह है गुजरात के ऑल कमर्शियल है, नेवल बेस नेवी का कहाँ है वो पोर्ट? और तो रिस्क फैक्टर महाराष्ट्र के लिए, जोखिम महाराष्ट्र के लिए और फायदा उनको, और नियरर टू गुजरात है। या अच्छा यहाँ से कौन से लोग जाएंगे जब अभी तक जितना चाहिए उतना जेएनपीटी की कैपेसिटी तक उसकी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो वो वहां पे कौन जाएगा? ये गुजरात के लिए वरदान हो सकता है। कमर्शियली वहां के लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, 70% वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे पालघर के पास के लोग हैं, 30% हमारे रोजगार मिलेगा। लेकिन वो सब इतना लाखों करोड़ों रुपया अगर लागत लगानी है तो अडानी के पास ही जाएगा और कुछ नहीं। अभी ये जवाब देने के पहले शैलेश पांडे जी चल पड़े यहाँ से, ये तो उनको पास जवाब ही नहीं है तो जाना ही पड़ेगा उनको, तो क्या करेंगे और? बट गोपाल जी देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा ये वाधवान पोर्ट बंदर आने से महाराष्ट्र इज गोइंग टू टेक अ जायंट इकोनॉमिक लीप 20 years ahead than the other neighboring states जितने भी है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ महाराष्ट्र विटनेस करने वाले हैं वो 20 साल आगे रहेगा बाकी स्टेट से। 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है पूरे पालघर और महाराष्ट्र के सब जगह। साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट और साइक्लिक एक्टिविटी बिजनेस इकोनॉमिक ग्रोथ इस प्रकार से होगा कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू प्रॉस्पर। क्या अगर प्रॉस्पर हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 करोड़ के आसपास लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए उसमें? Why? सर ऑब्जेक्शन वो वास्तवता से कोसों दूर है, इसलिए ऑब्जेक्शन है। अगर धूल झोंकने का काम करना है, चुनाव में गुमराह करना है और आखिरी चुनाव लोगों को कुछ नया काम हम करने जा रहे हैं ये बताना है तो वो ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ रहते हुए जिस दिन इसका भूमि पूजन हुआ उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उससे क्या क्या फायदे होने वाले एज ए ड्यूटी ऑफ महाराष्ट्र सीएम उन्होंने बात रखनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इन्होंने ये बातें क्यों नहीं? गोपाल तिवारी जी भूमि पूजन कहाँ हुआ? जो बंदरगाह है उसकी साइड से 100 किलोमीटर ऑनलाइन वो बता रहे ना पीएम के हाथों हुआ, इनको ही पता। अभी बड़ी बड़ी एडवर्टाइज तो हमने देखी थी। 500 कश्तियां लेकर के समंदर में थे, उनका बोलो आओ तो सही यहाँ पे। सर क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ गोपाल तिवारी जी, और उसके बाद वो सर इन्हें ना हमारे पीएम साहब को फोटो सेशन का बहुत है, कोई जेम्स बॉन्ड जैसे कुछ बताना चाहते हैं और कोई बड़ी बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सीधी बात है, अगर वो फडणवीस जी इतना कहते हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे सामने बैठे और बताए क्या हिसाब से वो दे देंगे। इसका वेरी इंपॉर्टेंट गोपाल तिवारी साहब प्लीज। इसके पहले इसी तरीके से अरामको का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महाराष्ट्र में, वहीं कोंकण में अरामको का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था। इट वुड हैव बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी। उसका क्या हुआ सर? जब उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, ये वाडवान प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं? सर 100% ऐसा ही है। इनको उसके लिए इनको कुछ लगता नहीं ना। देखो अपने अकाउंटेबल मतलब बोलना, और जिसको हया शर्म बोलते हैं कि भाई हम क्या बोलते हैं, हमें जिम्मेदारी है। अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टी लीडर रहते हैं तो फिर वो उनको पुलवामा जैसी घटनाओं का
आधार गोपाल नहीं जी, लेना पड़ता गोपाल ना। जी, आप पुणे से हो, 2019 you are from 2019 में आप 2019 पुणे में हो, वो भर पुणे जाते थे। में हुंडई प्लांट का क्या इनॉग्रेशन नहीं होगा? 7,000 करोड़ हुंडई प्लांट क्या वहां पर हुआ नहीं उसका इनॉग्रेशन? जो पुणे में, पुणे प्लांट 7,000 करोड़ हुंडई प्लांट, क्या आरआरपी सेमीकंडक्टर प्लांट और जेडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी, अवांडा इलेक्ट्रो परनॉट रिकॉर्ड, तो क्या पुणे का वो एक दोगलापन था? किस प्रकार से हुंडई प्लांट का इनॉग्रेशन देखते हो आप गोपाल जी? सर कम से कम 15-16 बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात, तमिलनाडु और वहां साउथ में चले गए सर। ये हमारा अनफॉर्चुनेट है महाराष्ट्र का। अभी इसकी लिस्ट मैं कल डिटेल बता दूंगा आपको, मैं व्हाट्सएप के जरिए भेजूंगा, आप भी जानते हैं। ये बातें ये करनी हुंडई और का करने में हुंडई इनको का प्लांट अंतर सचमुच है। आ रहा है कि नहीं पुणे में? इनको Hyundai is अपनी coming in Pune. कमिटमेंट से Hyundai is इनको coming in अपनी Pune. कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हुंडई का प्लांट क्या है कि नहीं पुणे में आ रहा है कि नहीं 7,000 करोड़ का? सर जो है वो चले गए। एप्पल का बड़ा आने वाला था, वैक्स वैगन चला गया, फॉक्स वैगन चला गया, ये तो फोर्ड भी चला गया। ये क्या है? ये सब बातें हैं, महाराष्ट्र की जनता जानती है। महाराष्ट्र के नौजवानों के सामने से इन्होंने निवाला छीन लिया है रोजगार का, और अभी महाराष्ट्र की जनता ये चुनाव में उसका निर्णय देंगी और उनकी जगह उनको बताएगी। ये सर, सब चक्कर तकनीक करने में अंतर है। लोग पुणे बड़ी में बड़ी चक्कर बातें में- करते हैं, उसमें कोई सर, दम सर, नहीं, सर, कोई सर, गोपाल तिवारी जी, और क्या। जो Hyundai का हैवी इक्विपमेंट प्लांट है, सुनने में आया है कि वो लगा है वहां पे और 7,000 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट हुई है वहां पे। हैवी इक्विपमेंट, कार्स का नहीं है, ऑटोमोबाइल नहीं है, हैवी इक्विपमेंट प्लांट चक्कन में, पुणे में। क्या वो असल में लगा है या नहीं लगा है? 7,000 करोड़ की अभी तक investment तो वहां पे उसका आई है कि नहीं आई? अभी तक तो उसके कोई साइन नहीं दिख रहे हमें। और क्या, जी। ये अगर इतना बड़ा कुछ रहता है तो वो छिपा थोड़ी रहता है कोई। तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट ऐसे हुई है बात कि है। नहीं हुई? अभी लोगों को नौकरियां मिली है कि नहीं? सर नहीं मिली ना, तभी तो बात कर रहे हैं हम। जी, और क्या। और नौकरी नहीं मिली है अभी तक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी पेपर पर ये वीएन कुमार साहब, हाँ, ये बात सर, हमारी सर, और आपकी न जाने छत्रपति कितनी एक मर्तबा हो मिनट, चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू भी इन्होंने 16 में बड़ा बहुत समुन्दर में भूमि पूजन किया था। बड़े बड़े करोड़ों रुपयों की सर वो क्या है, वो तो छोड़िए, किया था। वो तो मजाक कर 2000 रहे हैं। वो तो हुआ नहीं। अरे छत्रपति महाराज ये स्टैचू गिर गया, उसमें भी करप्शन कर रहे, शर्म आनी चाहिए सर। छत्रपति शिवाजी महाराज गोपाल के बहन लाड़का भाऊ, लाडकी बहन लाड़का भाऊ, लाडकी बहन लाड़का भाऊ, लाड़का शेतकरी, अन्नपूर्णा योजना, हायर एजुकेशन फॉर फ्री फॉर गर्ल्स, 10 गुलाबी रिक्शा, 10 स्कीम लेके घर घर जा रहे हैं एकनाथ शिंदे जी। मैं बोलना है क्या? जी बोलिए बोलिए सर। हाँ, नहीं, अभी ये तो देखो ना, बजट में कोई प्रोविजन है। अरे सर, कोई भी निर्णय होता है तो उसका गैजेट निकलता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जीआर निकलता है। इनको पता है क्या? बजट में प्रोविजन करना पड़ता है। कोई भी हम स्कीम लाते हैं तो उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्लाई लेना पड़ता है। आईएएस आईपीएस अधिकारी बैठे हैं वहां पे, लेकिन वो लैटरल एंट्री के जरिए अपने संगी बीजेपी के लोगों को भर रहे हैं और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब पैरों तले दबा रहे हैं। ये क्या है? आईएएस आईपीएस का जो दर्जा है और वो फर्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कुछ लिया क्या इन्होंने? अभी देखो, इतनी हंसी की बात है कि 1200 आप निर्णय लेते हो और वो बताते हो एडवर्टाइज में। व्हाट नॉनसेंस! और उसका कोई प्रोविजन नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव उसके लिए एक रिमार्क चाहिए, वो नहीं, कोई गैजेट नहीं, कोई जीआर नहीं गवर्नमेंट का, और आप मनमाने जो भी ये कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस! आपके कॉन्ट्रैक्टर अनशन पे बैठे हैं, इनको काम का पैसा नहीं दिया जा रहा। आपके 14,000 सुनो 14,000 स्कूल बंद हो गए सर महाराष्ट्र के। 50,000 टीचर को जो भरना था वो वैकेंसी नहीं भर पाए। 14,500 स्कूल जो एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र के जरूरी है वो बंद किया इन्होंने।
50,000 स्कूल टीचर तो अलग ही है, ये क्या है? Right, Gopal Tiwari ji, one second. Let me go to BNK. BNK, there are two things here, very important. Number one, what happened to Aramco? Aramco का क्या हुआ? जेठापुर पावर प्लांट. नंबर 3, कहीं ये वार्डवान पोर्ट जो है उसका भी हाल वही तो नहीं होने वाला. और नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसके बारे में आई विश वी हैड डिस्कस्ड दिस व्हेन शैलेश पांडे जी वाज हियर. सर, WHO की रिपोर्ट आई है, 80% of newborns are malnourished up to the age of 36 months. मतलब 3 साल की उम्र तक 80%, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, 80% न्यूबॉर्न बेबीज 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक दे आर malnourished and their mortality rate is very high. बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है. What does that say about Maharashtra? ये हो क्या रहा है सर? BN के साथ बताइए प्लीज. एक्चुअली हो क्या रहा है कि आई थिंक द पॉलिटिशियंस आर बेसिकली फोकसिंग ऑन सेविंग देयर सीट, सेविंग देयर पावर. अगर ये गवर्नमेंट बन गई उसको तोड़ो, अपना सरकार बनाओ. अगर अपना सरकार बने किसी तरह से बचा के रखो, और जितने भी लोग आते हैं उनको लेते रहो, समेटते रहो, कुर्सी बचा के रखो. और टुवर्ड द इलेक्शन लास्ट मिनट में, जैसे वो रेस की घोड़े को लास्ट मिनट में जब तेजी से दौड़ाते ना, वैसे दौड़ा कर एक जुमला क्रिएट करके यू फ्लोट दीज मल्टी थाउजेंड करोड़ प्रोजेक्ट्स. होता कुछ नहीं है. बेसिक इश्यूज जैसे है, जैसे आपने कहा, पब्लिक हेल्थ है, बच्चों का हेल्थ है, एजुकेशन है, उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है, वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, स्वच्छ भारत में पानी सप्लाई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. स्वच्छ भारत का आपने टॉयलेट बना दिया, वहां पानी की सप्लाई नहीं है, क्या मतलब है उसका? इस चीज के ऊपर, बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता है. बेसिकली अपना पॉलिटिक्स चलाओ, धर्म के नाम से हेटेड फैलाओ. you see so many youths participating. If you see any political rally, particularly of on religious based events, you see thousands of lakhs of people going there. But ek din that bubble will burst, because it's not going to give them bread butter for a long anymore. बीएन कुमार जी, WHO का रिपोर्ट है 10 साल में स्वच्छ भारत मिशन 60,000 to 70,000 lives are saved every year, and the credit they say goes to the Prime Minister Modi because of the Swachh Bharat mission. WHO says 2014 से 2019 तक 3 lakh lives are saved by waterborne diseases. और हर चीज जो है डायोरिया, अलग अलग बीमारी से मोदी जी ने स्वच्छ भारत स्कीम को इंप्लीमेंट करने के वुमन 90% वुमन फील सेफ. यूनिसेफ प्रेजेंस ऑफ टॉयलेट्स इन होम्स, टॉयलेट जो घर के अंदर बना है 90% वुमन फील सेफ. तो डोंट यू थिंक थोड़ा तो क्रेडिट जाना चाहिए मोदी जी के जो एक विजन है, जो बीजेपी का कहना है कि स्वच्छ भारत के सपने लेके जा रहा था, वेरियस थिंग्स अबाउट हर घर नल से जल, ही ट्राइड कनेक्टिविटी, बट ठीक है 100% कनेक्टिविटी नहीं हो गया, बट दीज स्कीम्स हैव रियली हेल्प. घर में शौचालय, घर में पानी, स्वच्छ पानी का निर्माण करना, देन हर रिवर में, हर सी में, हर रिवर में जो एक प्लांट डालना, वाटर मैनेजमेंट. तो देयर इज अ विजन एंड ग्लोबल एजेंसीज आर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजिंग द प्राइम मिनिस्टर फॉर इंप्लीमेंटिंग दी स्कीम्स. बीएन कुमार जी, ये जो आपने बताया, ये आंकड़े कहां से आए? मैंने सबसे पहले कहा था WHO ने कोई इंडिपेंडेंट नहीं करी. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ. These data is supplied by the government. It is not WHO's independent study. WHO and UNICEF, they have after the 10 years of the Swachh Bharat mission, no, उनका स्टडी नहीं है, उनका स्टडी नहीं है. अगर आप कहते हो, प्रदीप, अगर आप कहते हो 3 lakh lives have been saved, how many villages do we have in India? More than 7 lakh villages. यानी कि एक विलेज का आधा, मतलब आधा लाइफ हमने सेव किया. These statistics are only statistics. ये सारे जुमले हैं, इनके ऊपर ज्यादा सीरियस मत लो इन चीजों को, क्योंकि जैसे राजीव जी ने बताया, again there is a WHO report, how many children are dying because of malnutrition. और स्वच्छ पानी की आप बात करते हो, आंकड़े नीति आयोग के आंकड़े सामने हैं. आने वाले 6 वर्षों में अपने का हमारा रिपोर्ट है, खारघर जैसा एरिया अपना नवी मुंबई में, सिटी ऑफ द 21st सेंचुरी, यहाँ पर अभी भी बड़े सोसाइटीज में मानसून में 40 बार उन लोगों ने टैंकर से पानी मंगाया.
That's a separate issue. We'll go to that because This is a nobody talks glaring, about it. gap We that really you have are come to the seeing. end of the show. I would like the final word from Gopal Tiwari साहब. गोपाल तिवारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े बहुत इंप्रेसिव हैं सर. भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार अपने आंकड़े बताती है ना कि लाड़की बहन योजना, लाड़का भाऊ योजना, लाड़की क्या वो शेतकरी, लाड़का शेतकारी योजना वगैरह वगैरह वगैरह, तो सर इसको काउंटर कैसे करेंगे आप गोपाल तिवारी साहब? सर उसके पहले अभी आपने जो बात छेड़ी थी जी। रिफाइनरी की, जी तो मैं इसके बारे में बताता हूं कि ये बारसू वर्ल्ड हेरिटेज उसका दर्जा है जी। और वहां कुछ नहीं कर सकते। जी। ये मैंने उसके बारे में उसी समय स्टेटमेंट निकाला था 4 मई 2023 को। जी। हमने ऑब्जेक्शन लिया था रिफाइनरी के बारे में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बात रखी थी। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं लाड़की बहन और ये सब ये जुमले की बातें हैं। और अभी तो ये तो हमारे कुमार जी तो नॉन पॉलिटिकल है, बीएन कुमार जी तो उन्होंने जो बताया तो और वो थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी से कोई है, तो वो वास्तवता रखी है उन्होंने सब। ये तभी तो सर ये इतने इनको पॉलिटिकली अपोजिशन खत्म करना चाहते हैं और ये बोलते हैं, अभी जो शैलेश जी बोल रहे थे कि अपोजिशन का भी रोल है। अरे फिर आप कौन से डर से अपोजिशन खत्म कर रहे हो? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में जब एकनाथ शिंदे के साथ भी आपको सफिशिएंट वोट जो नंबर थे उसका आपकी गवर्नमेंट बचती थी, तो कौन से कारण हमारी और राष्ट्रवादी मिलके कुछ ज्यादा से ज्यादा 90 थे हम समझो, तो आपको कोई चिंता करने की कारण नहीं थी। तो फिर भी आप अपोजिशन पार्टी खत्म करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, या अपोजिशन से कोई सवाल ही नहीं उठे, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर तो है। इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा सर महाराष्ट्र की चुनाव पे? महाराष्ट्र के चुनाव पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा जो बातें आप बता रहे हैं अभी? सर बिल्कुल पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता ये इसका सबक सिखाएगी उनको। सर लाड़की बहन योजना से देखो जो पैसे जेब में आ रहे हैं इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उससे बीजेपी को वोट जाएगा सर। आप एज अ मीडिया वन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यू हैव बीन डूइंग योर रोल वेरी ऑनेस्टली टू fact showing journalism, bold impartial journalism you have been implementing nation now. Thank you so much. That's why I am proud of you and journalists like you. लेकिन उसके साथ one pillar is there, it is called administration, IPS और IAS। मैं आपके जरिए ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के जो गद्दार होते तो होते सर, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो गद्दार है वो क्या होना है? जुडिशरी के जो गद्दार है वो भी बैठे हैं सर, उनको भी तो एक्सपोज करना जरूरी है। गवर्नमेंट के पीपल के पैसे, लोगों के कर टैक्स से पैसे से उनको ऐशो आराम, पोजीशन, सैलरी मिलती है, करोड़ों लाखों रुपया सैलरी मिलती है। IAS IPS के वो वोट लेते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, वो जुडिशरी इट इज द वन ऑफ डेमोक्रेटिक पिलर है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनके इन्फ्लुएंस में आके अगर गलत काम करेगा तो फिर वो देश को बचाएगा कौन? ये भी बात है ना, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, IAS IPS लोगों की जिम्मेदारी है, जुडिशरी की जिम्मेदारी है। अरे ये भी तो गद्दार है ना। ये आप पॉलिटिकल लोगों को गद्दार बोलते हैं, ये गद्दारों से आधे भयानक लोग है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? गोपाल जी, आप पे आरोप है भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, क्षेत्रवाद, जातिवाद, जल जंगल जमीन कांग्रेस ने हमेशा बेच दिया है। यू आर अक्यूज्ड, बीजेपी इज अक्यूज्ड दैट यू आर ऑलवेज भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, क्षेत्रवाद, जातिवाद, जल जंगल जमीन अगर किसने बेचा होगा तो कांग्रेस ने बेचा है। मोदी सरकार had got sufficient period of 10 years। अगर जल जमीन जंगल इसके बारे में अगर वो एक्शन लेते थे, कितने लोगों को सजा दिलाई, कितने लोगों को अंदर डाला। हमारे जयराम रमेश ने तो बोला था कि उस समय के इन्वायरमेंटल मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर,
वो बड़े गर्व के साथ कहते थे कि हमने इन्वायरमेंटल की हजारों फाइल क्लियर की। अरे भाई, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की फाइल क्लियर करने का नहीं है, वहां ऑब्जेक्शन लेने का काम है। आप क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब जहां जहां ऑब्जेक्शन है, इन्वायरमेंटल की फाइलें हमने क्लियर कर की, ऐसा कोई गर्व के कहने की चीज है क्या? ये बताइए मेरे को, व्हाट डज इट मीन? सर, इनको अगर सफिशिएंट पीरियड मिल गया था तो इन्होंने एक्शन लेके कितने लोगों को भ्रष्टाचार और लूट को सजा दिलवाई, ये भी बड़ी बात है। आपके पास सारी एजेंसियां हैं। और रही बात परिवारवाद, अरे भैया, परिवारवाद अकाउंटेबिलिटी है। जब अपने वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता जो ये करते हैं, तो वो परिवारवाद मतलब अकाउंटेबिलिटी है। परिवारवाद नीड अकाउंटेबिलिटी। और राम का आप चरित्र की बात करते हैं, तो मतलब राम की चरित्र की बात में तो पूरा रामायण पिता के प्रति फर्ज निभाना, पिता की आज्ञा का पालन करा, पत्नी के लिए पत्नी धर्म निभाना, पति के लिए वो रावण के ऊपर चढ़ाई की इन्होंने, ये सब बात क्या है? और भाई जो है भरत, इन्होंने अपने राम के बारे में निस्वार्थ भावना से राज किया था। तो राम राज का कंसेप्ट और राम की अगर बात करते हो, तो रामचरित्र का आपका पालन और उसका अनुकरण कितने करते हो? बीजेपी क्या राम या उससे उल्टा? तो बीजेपी का श्री राम को फॉलो नहीं करती सर। तो फिर राम तो सर का क्या नाम लेने के लिए बीजेपी क्या सिर्फ वोटों श्री राम की तरफ वोटों के स्वार्थ श्री के राम लिए के प्रति राम का निष्ठा नाम नहीं लेते रखती क्या? सर? अरे तो आप वो क्या राम कहना थे चाह रहे हैं जिन्होंने एक कोई सर? सवाल का जवाब तो दें। एक अरे गोपाल तिवारी साहब, एक शंका सेकंड। उपस्थित की थी, उसका भी निराकरण किया राम जी ने। गोपाल तिवारी जी, आपके कहने के मुताबिक क्या बीजेपी का नेतृत्व जो है, क्या वो श्री राम की तरफ भी श्रद्धा नहीं रखता? क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही है। बस वोट की राजनीति के अलावा क्या कर रहे हैं वो? Right, we'll have a bigger और discussion on this. कहते I think we should end on that. Well, this is a question for the BJP. गोपाल तिवारी जी ने पूछा है, आपकी श्रद्धा श्री राम के प्रति भी पॉलिटिकल है? कहने का मतलब ये हुआ। गोपाल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। DMK, always a pleasure listening to you. Thank you very much. वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि रामायण महाभारत राजू जी, इंदिरा जी थे तब हमने घर घर बताया जी, बताइए। हमारा कोई दो राय रामचरित्र नहीं है के प्रति इसमें। जो आस्था है वो हमने वो कृति में एक्शन में लिया था। और वही आपके खिलाफ हो गया सर। हमारे अल्पसंख्यक या दुर्बल या महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का रक्षण करना, ये हिंदू धर्म का इस पुरुषार्थ विषय के बारे में बाद में बात करेंगे सर। गोपाल तिवारी जी नमस्कार, जय हिंद। VN कुमार साहब, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Well, that's just about it. I'm very sad that Shailesh Pandit ji had to leave earlier. घर में कोई पूजा पाठ चल रहा था शायद, सुनने में आया। I hope we'll have him for a longer time, the next time. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें साहब। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बट वन थिंग इज देयर प्रदीप जी, इट इज अमित शाह वर्सेस शरद पवार। बिल्कुल, याद रख लीजिए। Absolutely. मोदी शाह एक तरफ, शरद पवार एक He's तरफ। promised to eliminate, politically eliminate Sharad Pawar, and Sharad Pawar is fighting that. वो कहते हैं शरद पवार जी, याद रख लीजिए, मराठों ने दिल्ली पे कब्जा किया, दिल्ली कभी मराठों में कब्जा नहीं कर पाई है, ये शरद पवार जी कहते हैं। और बात गलत भी नहीं है। इस विषय के बारे में प्रदीप जी और मैं डिस्कशन करेंगे बाद में। फिलहाल आप सब लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. जय हिंद, भारत माता की जय।